नमस्कार। आप सभी का सादर स्वागत है इस YouTube कक्षा में। आदित्य प्रकाश चालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं हरीश कुमार पांडे आप सभी का इस YouTube कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जिनका कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग तीसरा पेपर है, इसके अंतर्गत हम लोग लर्निंग एंड लर्निंग थ्योरीज एंड मेमोरी के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। विगत कई कक्षाओं में, कई लेक्चर सीरीज में और कई रोज दैनिक नोट्स के माध्यम से घर बैठे हम लोग ये सीखने का प्रयास कर रहे थे कि सीखना क्या है। बालक जो कुछ भी सीखता है वो सीखता है और सीखने के लिए सीखता है। दो बात आई, जब हम पहली बार किसी विषय को सीखते हैं तो उस विषय को सीख रहे हैं, अधिगम हो रहा है। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो और नए तथ्यों को सीखने के लिए सीखते हैं। बात समझ में आ रही होगी। इसी तथ्य को दार्शनिक भाषा में बोला गया ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए। कोई भी नई विषय वस्तु सीखने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है। बुद्धि उसमें सहायक एलिमेंट के रूप में काम करता है और हमारी मेमोरी जो स्मृति है वह उसको रिटेंशन के लिए, धारण करने के लिए उसमें सहायता प्रदान करती है। यही 3 बातें तथ्य निकल के आ रही है ना। यदि किसी के पास रिटेंशन पावर नहीं है तो वो नई विषय को नहीं सीख सकता है। मैंने इधर सीखा उधर भूल गया। जैसे बाल्टी में हम लोग पानी भरते हैं और बाल्टी में कोई छिद्र हो, इधर से ऊपर से पानी भरते हैं, नीचे से पानी निकल जाता है। ठीक उसी प्रकार हम जो कुछ भी सीखते हैं उसको सीखने के लिए हमारे पास धारण शक्ति का होना आवश्यक है। क्योंकि धारण शब्द रिटेंशन मेमोरी में आया है। और मेमोरी का ही दूसरा नाम फॉरगेटिंग है। मेमोरी का दूसरा नाम फॉरगेटिंग नहीं, सॉरी, मतलब मेमोरी और फॉरगेटिंग ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
ये दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। जैसे सिक्का का कोई एक पक्ष अगर आप पहचान लें और दूसरा पक्ष कोई आपके सामने उलट के अगर वो सिक्का दे, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिक्का मेरा नहीं है, ये सिक्का ये नहीं है। किसी भी बात के दो पहलू होते हैं। तो मेमोरी और फॉरगेटिंग ये दोनों साथ साथ चलता रहता है। हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमें याद होती जाती है और उसकी उपयोगिता रहने पे वो याद रहती है, नहीं तो बाकी भूल जाती है। और कोई भी चीज पढ़ी हुई भूलती नहीं है, वो सब हमारे मस्तिष्क में जाके जब हम नए नए विषय वस्तु निरंतर सीखते रहते हैं तो उसकी स्मृति चिन्ह धुंधले पड़ जाते हैं और वो चीजें हमको लगता है कि भूल गई हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट करके दोनों प्रकार के तथ्यों को सिद्ध करने का प्रयास किया। इसकी हम विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में, क्लास में और नोट्स में की है। एक आध एक्सपेरिमेंट और है, उस एक्सपेरिमेंट को आगे हम बताएंगे। बहुत जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग के पास समय भी पर्याप्त है। सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से बातों को पढ़ना यह शिक्षा का निम्न स्तर हो सकता है। किसी भी विषय को बहुत व्यापक स्तर से पढ़ना चाहिए, विशेष रूप से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आज की सीखी हुई बातें आपको 60 वर्ष की उम्र तक ये आपको सहायता प्रदान करेगी। अगर सिद्धांत थ्योरीज बदलती भी हैं तो ये इसके बेस में काम करेंगे, ये इसका बेस नहीं बदलेगा। तो बेस में ये बातें आपको रहेंगी। इसलिए इन सारी बातों को जो परीक्षा में ही आए उसी बातों को हम लोग ना सीखे रटे, जो हमारे जीवन से जो काम आने वाली है, जो हमें एक अच्छा शिक्षक बना सकती है, उन सभी बातों को जानना जरूरी है। टीचिंग के हम लोग जो पढ़ रहे हैं और इस बात को ये समझ रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे मतलब टीचर, इसके लिए आपको अध्यापक शिक्षा में बहुत सी बातें आप लोग सिलेबस में है, बहुत सी बातें नहीं है। ऐसा नहीं कि जो बातें नहीं है वो आपके जीवन में उपयोगी नहीं है, वो भी उपयोगी है, इससे कहीं ज्यादा उपयोगी है। बीएड करने के बाद हम शिक्षक बनते हैं और शिक्षक बनने के बाद हमें बहुत सी जो बातें आती हैं वो सब में एक मॉडल्स है। और मैं अगर देखूं अपने यहाँ के सिलेबस में, तो अपने यहाँ के सिलेबस में मॉडल्स की चर्चा बहुत कम है। और आप जब टीचर बन जाएंगे तो इन सर्विस, अगर कोई बच्चा इसमें गवर्नमेंट जॉब पा जाओ, इन सर्विस ट्रेनिंग का मौका मिलेगा, तो आपको जितने भी पढ़ाई जाएंगी उसमें से वो सारे मॉडल्स। मैंने कुछ मॉडल्स पे चर्चा शायद नॉलेज एंड करिकुलम पढ़ाते समय सेकेंड ईयर में मैंने वहां पे कम से कम 9 मॉडल पे मैंने चर्चा किया था। समय जरूरी नहीं कि सिर्फ इतना ही पाठ्यक्रम, समय का उपयोग करना चाहिए और इनको पढ़ना चाहिए। इन जितने भी मॉडल्स हैं, इन सारे मॉडल्स को पढ़ने चाहिए। एनसीईआरटी और एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, एनसीटी, और एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ने भी अपने अपने मॉडल विकसित किए। उन मॉडल्स को भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए, बशर्ते वो सिलेबस में अभी यहाँ पे नहीं है।
लेकिन अभी नहीं है तो फिर आगे भी नहीं होगा। और इन सर्विस में ये सारी बातें आपको सहायता प्रदान करेंगी एक अच्छे शिक्षक के रूप में। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अधिगम का जो रोल है वो सिर्फ अगली कक्षा में प्रमोट करने का उद्देश्य नहीं है, या सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण होना उसका उद्देश्य नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में लर्निंग का उद्देश्य है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक परिस्थिति जब दूसरी परिस्थिति आती है तो यदि हम उस ज्ञान का उपयोग दूसरी परिस्थितियों में नहीं कर पा रहे हैं तो वो सीखना व्यर्थ है, या उसको सीखना कह सकते हैं, कदापि नहीं कह सकते। सीखने का अर्थ है कि एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान, सीखी गई, अर्जित की गई योग्यता और प्राप्त की गई दक्षता, कुशलता का दूसरी परिस्थितियों में, चाहे वो समान हो या विषम हो, वहां पर कुशलता पूर्वक उपयोग कर लेना, यह हो गया ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं उसको सीख रहे हैं, निरंतर सीख रहे हैं, और हमारे ज्ञान में परिमार्जन भी हो रहा है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, और निरंतर और कुछ सीख रहे हैं तो हमारे व्यवहार में परिमार्जन हो रहा है। और हम दूसरी परिस्थितियों में जब उस ज्ञान का उपयोग करते हैं तो भाई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, और यही लर्निंग की क्या है, सार्थकता है। अगर इतनी बातें यदि हो रही हैं तो हमारा सीखना और सिखाना सार्थक। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि जहां पर सीखना ब्रेक हो जाता है, या कुछ भी सीखना रुक जाता है। उसको हम लोग पठार बोलते हैं। अधिगम का पठार। थोड़ा बहुत हम इस पे संक्षेप में अभी चर्चा करेंगे कि लर्निंग का ये जो वक्र होते हैं और पठार, ये क्या है। सीखने की मात्रा तथा समय को हम लोग प्रयास भी कह सकते हैं। सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है कि अधिगम वक्र
ये अधिगम रेखा किसे कहते हैं? तो सीखने की मात्रा और समय को यहाँ पर प्रयास से भी डिनोट किया जा सकता है। समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्र के समय के साथ सीखने में होने वाली सफलता का ज्ञान होता है। ये अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। ये जो अधिगम वक्र हैं ये लर्निंग ऑफ कर्व्स, ये 4 प्रकार के हैं, 4 टाइप्स है। पहला है सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। पहला हो गया स्ट्रेट लाइन कर्व। दूसरा है उन्नतोदर वक्र, कन्वेक्स कर्व, CONVEX, कन्वेक्स कर्व, उन्नतोदर वक्र। और तीसरा है नतोदर वक्र, कॉन्केव कर्व। और चौथा है मिश्रित वक्र, कॉम्बिनेशन टाइप कर्व। तो 4 प्रकार के वक्र का हमें ज्ञान होगा। अब यहाँ पे 2 छोटी छोटी बातें समझ में आ गई, और 2-3 नंबर में ही ये प्रश्न अगर बनता भी है, अधिगम का वक्र से आप क्या समझते हैं? तो जब सीखने की मात्रा और उसके प्रयास को जब एक रेखांकित या रेखांकन चित्रों के द्वारा डिनोट किया जाता है, दर्शाया जाता है, तो हम उसको सीखने का वक्र कहते हैं। सीखने का वक्र ये दर्शाता है कि किस सीमा तक सीखा गया। ये 4 प्रकार के होते हैं: सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। 4 प्रकार के वक्र हो गए: स्ट्रेट लाइन कर्व, कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्केव कर्व और कॉम्बिनेशन टाइप कर्व। तो ये 4 इसके प्रकार हो गए। एक एक करके छोटे छोटे शब्दों में एक एक करके इसकी मैं व्याख्या रखूंगा, आप लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। सरल रेखीय वक्र किसे कहते हैं? स्ट्रेट लाइन कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व को समानोपलब्धि वक्र क्या बोलते हैं? समानोपलब्धि वक्र, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स, या समान निष्पादन वक्र, कर्व ऑफ कांस्टेंट परफॉर्मेंस, अथवा रेखीय त्वरण वक्र, लीनियर एक्सेलरेशन कर्व भी कहा जाता है।
देखिए, एक वक्र की जिक्र आई, सरल रेखीय वक्र के साथ साथ में 4 इसके शब्द आ गए, और इन सारे शब्दों को हमें रटना पड़ेगा। हमने सरल रेखीय वक्र पढ़ के गए और एग्जाम में आ गया रेखीय त्वरण वक्र। अरे कोई नई शब्द है? नहीं भाई, सब रेखीय की ही बात कही जा रही। तो सरल रेखीय वक्र को ही इसको कहा गया समानोपलब्धि वक्र, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स। इसी को कहा गया समान निष्पादन वक्र, कर्व ऑफ कांस्टेंट परफॉर्मेंस। और इसी को कहा गया रेखीय त्वरण वक्र, लीनियर एक्सेलरेशन कर्व। तो इतने 4 नाम से इसको जाना गया। तो इसको हम लोग एक अलग से कॉपी में अलग से नोट पैड करके आप लोग इसको नोट कर लेंगे। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, फिर भी प्रयास ये है कि आप लोग पढ़ रहे हैं घर पे तो कुछ पढ़ते रहें। स्वास्थ्य का क्या है, ये तो बनता बिगड़ता रहता है। बिगड़ा है कल ठीक हो जाएगा। जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है, अंडरलाइन करेंगे, जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है तो सरल रेखीय वक्र इसको कहते हैं। मतलब कि जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि हो रही है तो उसको सरल रेखीय वक्र कहते हैं, रेखीय त्वरण वक्र कहते हैं, समान निष्पादन वक्र कहते हैं, या लीनियर एक्सेलरेशन कर्व भी इसको कहते हैं, या कर्व ऑफ कांस्टेंट परफॉर्मेंस भी कहते हैं, या कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न्स भी कहते हैं। सरल रेखीय वक्र प्रायः बहुत कम परिस्थितियों में पाया जाता है। दूसरा है उन्तोदर वक्र, कन्वेक्स, CONVEX, कन्वेक्स कर्व। कन्वेक्स कर्व में समय तथा प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है तथा अंत में वक्र एक क्षैतिज रेखा अथवा पठार के रूप में हो जाता है, जो इंगित करता है कि अब अभ्यास करने पर भी सीखने की मात्रा में उन्नति संभव नहीं है। उन्तोदर, इसका वक्र इस प्रकार से सीधा जाते हुए फिर इसको कर्व लेके फिर नीचे हो जाता है। मतलब अब सीखने की मात्रा में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है। तो ये हो गया उन्तोदर वक्र। उन्तोदर वक्र को घटनशील उपलब्धि वक्र, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स अथवा नकारात्मक गति वक्र, निगेटिव एक्सेलरेटेड कर्व भी कहा जाता है। प्रायः अधिगम के उन्तोदर वक्र ही प्राप्त होते हैं। प्रायः अधिगम के उन्तोदर वक्र ही प्राप्त होते हैं। अगला है तीसरा नतोदर वक्र, कॉन्केव कर्व। नतोदर वक्र में समय अथवा प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा में अधिक वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार के वक्र को वर्धनशील उपलब्धि वक्र, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स
अथवा सकारात्मक गति वक्र पॉजिटिव एसेलरेटेड कर्व भी कहा जाता है। और अगला है मिश्रित प्रकार का वक्र, कॉम्बिनेशन टाइप कर्व। वास्तव में नतोदर अथवा उन्तोदर वक्र का मिला जुला रूप होता है। इसे एक प्रकार का वक्र एस शेप्ड कर्व भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम वक्रों में अधिगम प्रयासों के प्रारंभ अथवा अंत में प्रति प्रयास अधिगम की मात्रा कम होती है, जबकि बीच के प्रयासों में प्रति प्रयास अधिगम की मात्रा अधिक होती है। तो इस प्रकार चार प्रकार के, जब सीखने में चार प्रकार के वक्र बनते हैं, एक समान, एक मिश्रित, एक उन्तोदर, एक नतोदर। समान को हम लोग समझ गए हैं कि जो अधिगम की मात्रा समान रूप से आगे बढ़ती जाए, वो सरल रेखीय हो गया समान। उन्तोदर वक्र में एक समय सीमा पर पहुंचने के बाद से सीखने की मात्रा में कोई वृद्धि नहीं होती, बस घटने लगती है। नतोदर में एक समय सीमा पर सीखने की मात्रा में और ज्यादा वृद्धि होने लगती है। और मिश्रित इस टाइप का बन जाता है कि मतलब कभी कभी सीखने की मात्रा कभी घटती है और कभी बहुत तेजी से बढ़ती भी है। मतलब उसमें मिश्रित रूप को धारण किए हुए वो बढ़ती रहती है। तो ये चार प्रकार के हो गए। ग्राफ मैं अगले इसके वीडियो में प्रयास करूंगा कि इसको ब्लैक बोर्ड पर दिखा के आपको ग्राफ में समझा दूं, या जब क्लास जब लूंगा तो फिर वहां पर ब्लैक बोर्ड पे इसको मैं समझा दूंगा। और आप लोग इसको, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, एक दो बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और आगे दूसरे भाग में मैं पुनः दूसरे वीडियो के साथ में उपस्थित रहूंगा। और आप लोग पिछली क्लास जो लिया था मैंने, उसमें आप लोगों को ये बहुत जिज्ञासा थी कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रश्न पत्र कैसे होते हैं। और आज जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे जितने भी मोटिवेशनल लोग हो रहे हैं, ये कहते हैं कि भाई कोई भी परीक्षा देने से पहले पूर्व के प्रश्न पत्रों को अभ्यास कर लीजिए, देख लीजिए। तो मैंने आप लोगों को लगभग 4 साल के क्वेश्चन पेपर को मैंने उसका दर्शन कराया था। और आप लोग देखे हैं कि जितना आप लोग पढ़े हैं उतना हर साल वो रिपीट हो रहा है। परिभाषाएं हर बार पूछी जाती हैं इस पेपर में, अधिगम की परिभाषा, स्मृति की परिभाषा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैंने लगभग हर में आपको 8-8, 10-10 परिभाषाएं दी हैं। जो नए विद्यार्थी हैं वो अपने सीनियर से, सीनियर नहीं, वो अपने समकक्षी जो पहले से क्लास ले रहे हैं उनसे आप ले लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो रही हो और आप रांची में रहते हो और विद्यालय आना किसी भी प्रकार से संभव हो रहा है तो आप लोग एक बार मिल लीजिए। आप लोग नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा।
काफ़ी सहायता मिलेगी। तब तक के लिए मैं आप यहीं पर मैं धन्यवाद लेता हूँ। धन्यवाद।